एपिसोड 82। मेंग याओ ने इसे मुझे दिया। क्या तुमने उसे देखा है? वह कैसी है? क्या वह अपना शरीर वापस लेगी? लिन जुएयान ने उत्सुकता से पूछा। भले ही उसने डुकिंग दाओ की खेती की थी, लेकिन फैंग चेन की वजह से उसके और मेंग याओ के बीच संबंध अभी भी घनिष्ठ हैं और खत्म नहीं हुए हैं। इस मामले के बारे में बात करते हुए फैंग चेन ने असहाय होकर कहा, मेंग याओ का जीवन फिलहाल खतरे में नहीं है। वह और मेंग परिवार के पूर्वज सह अस्तित्व में हैं। यदि वह मर जाती है तो मेंग परिवार के पूर्वज को मेंग याओ का शरीर छोड़ना होगा। ये सुनकर लिन जुएयान थोड़ा उदास दिखी। दूसरे शब्दों में, मेंग याओ के शरीर पर मेंग परिवार का कब्जा हो गया है। लेकिन अभी भी एक मौका है। जब तक लोग ठीक हैं तब तक एक मौका है, लिन जुएयान ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, मैं मेंग याओ को कुछ नहीं होने दूंगा। लिन जुएयान ने सिर हिलाया, मुझे तुम पर विश्वास है। ठीक है, देखते हैं मेंग याओ तुम्हें क्या देता है। लिन जुएयान ने भंडारण अंगूठी ली और अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ उसमें प्रवेश किया। स्टोरेज रिंग में कई अमृत हैं और वे सभी अमृत डुकिंग और बर्फ और हिमदाओं के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा भी कई तकनीकें हैं जो सभी जुवानपिन के 9वें स्तर पर हैं। लेकिन उसे सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वहां शराब का एक जार रखा था। शराब के पास एक पत्र है। लिन जुएयान ने ये सारी चीजें निकाली और आखिरकार पत्र निकाला। जब उसने इसे खोला तो उसने देखा कि यह मेंग याओ ने उसके लिए लिखा था। पत्र में उससे कहा गया था कि वह अपने बारे में चिंता न करे, बल्कि अपने आप को अच्छी तरह से विकसित करे और भविष्य में एक दूसरे को उच्च स्तर पर देखे। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो वह दंग रह गई। पत्र में लिखा है, बहनों, भाई फैंग को आत्महत्या करनी है और उसके मालिक को ये बात अच्छी तरह पता है, इसलिए वह उसके लिए 10 सगाई करता है। भविष्य में भाई फैंग के आसपास महिलाओं की कमी नहीं होगी। यदि वह अवसर का लाभ नहीं उठाता है तो वह उपपत्नी भी नहीं बन सकता है, बल्कि वेश्यालय में केवल एक नौकरानी बन सकता है। ये देखकर लिन जुएयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने मन ही मन कोसा, ये फूहड़ लड़की फिर से बीमार है। वह पढ़ती रही, बहन, मैंने क्यूशू सम्मेलन देखा है और आप मेरी चमकदार आंखों से बच नहीं सकती। आप निर्दयता के मार्ग पर नहीं, बल्कि अकेलेपन के मार्ग पर चल रहे हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि मैं किससे प्यार करता हूं, मुझे इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फैंग चेन के साथ तुम्हारी कुछ दुश्मनी पहले भी थी, हालांकि वे सुलझ गई हैं, फिर भी कुछ मनमुटाव अभी भी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि आपका अकेलापन अंततः प्रेम रोग में बदल जाएगा। लिन जुएयान चुप थी और वह स्वाभाविक रूप से समझ गई, लेकिन वह नहीं जानती थी कि फैंग चेन से कैसे बात की जाए। आखिरकार वह वही थी जिसने उसे सबसे कठिन समय में छोड़ दिया था। हालांकि मैं उस समय सिर्फ अपनी शादी पर पछतावा करना चाहती थी, लेकिन जब मुझे दुख हुआ तो मैं बहुत दुखी हुई। यह एक ऐसा नतीजा था जिसे मैं बदल नहीं सकती थी। वह पढ़ती रही, मैंने तुम्हें जो शराब दी है उसका नाम हैप्पी वाइन है। इस शराब को पीने के बाद एक मास्टर स्तर का विशेषज्ञ भी काम वासना से ग्रस्त हो जाएगा। लिन जुएयान पहले तो दंग रह गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। क्या ये कामोद्दीपक नहीं है? मेंग याओ ने उसके सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ये सही है, यह एक कामोद्दीपक है। आपातकाल के समय असाधारण उपायों की आवश्यकता होती है। तुम और मैं साथ साथ पले बढ़े। उसने ये भी कहा कि वह उसी व्यक्ति से शादी करेगा। चूंकि आप और मैं दोनों भाई फैंग को पहचानते हैं, भाई फैंग का पहला अनुभव आपके और मेरे लिए होना चाहिए। मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया गया है और मैं भाई फैंग को कम समय में उसका पहला अनुभव नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं इसे किसी और पर छोड़ने में सहज महसूस नहीं करता। इसलिए तुम्हें भाई फैंग का पहला समय छीन लेना चाहिए। लिन जुएयान का चेहरा और भी लाल हो गया। किनारे पर खड़े फैंग चेन ने ये देखा और असमंजस में पूछा, क्या हुआ? नहीं, सब ठीक है। लिन जुएयान ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। जब फैंग चेन ने लिन जुएयान को देखा, जो हमेशा ठंडा और शर्मीला था, तो वह अपने विचारों के बारे में और अधिक आश्वस्त हो गया। जुएयान प्यार में अकेली है और प्यार करने वाला वास्तव में मेंग याओ है। डुकिंग केवल एक ही व्यक्ति से प्यार करती है। अगर उसने मेंग याओ का पत्र नहीं पढ़ा होता तो उसकी इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों होती और उसका चेहरा लाल क्यों हो जाता? ओह, क्या मेरा कोई अतिरिक्त प्रेम प्रतिद्वंद्वी है? ये सोचते हुए उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया और सोचने लगा कि भविष्य में इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। आखिरकार उनके बीच प्रेम त्रिकोण संबंध नहीं हो सकता। लिन जुएयान ने चुपके से अपने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की बीमार होगी।
अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में मुझे जाने दिया। उसका दिल धड़क रहा था, और एक चरित्र वाले डाओवन का भी। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि वह केवल फैंग चेन से प्यार करती थी, इसलिए वह इतनी घबराई हुई और व्यथित लग रही थी। वह पढ़ती रही और ये मिंग्याओ के अंतिम शब्द थे। शयान, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ। अवसर तुम्हारे सामने है, और कभी कभी अगर तुम इसे चूक जाते हो तो तुम वास्तव में इसे चूक जाते हो। अंतिम पैराग्राफ पढ़ने के बाद लिन जुएयान गहरी सोच में पड़ गया। यदि आप इसे याद करते हैं तो आप वास्तव में इसे याद करते हैं। इसके बारे में सोचो। यद्यपि वह हताश होकर फैंग चेन के पदचिन्हों का पीछा कर रही थी, फिर भी दोनों पक्षों के बीच की खाई और अधिक चौड़ी होती गई। जल्द ही वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र में वापस लौट आएगी, जबकि फॉन चेन लुतियान क्षेत्र या उससे भी ऊंचे क्षेत्रों में रहेगी। मुझे नहीं पता कि हम अगली बार कब मिलेंगे या मुलाकात कैसी होगी। क्या उसे अभी भी अपनी याद है? चुप्पी का एक पल था। उनके एक अक्षरीय उपदेश अधिकाधिक बार प्रचलित होने लगे। अंत में उसने अपने दांत पीसते हुए खुद से कहा, चूंकि मैं केवल उससे प्यार करती हूँ, तो दोहरी साधना का अभ्यास क्यों न करूं? मिंग्याओ सही है, इसे मत चूकना। वह फैंग चेन की ओर देखने लगी। फैंग चेन को बेवजह दोषी महसूस हुआ जब उसने लिन जुयान को सीधे उसकी ओर देखते हुए देखा, जैसे कि वह उसे खाना चाहती थी। ये देखकर कि वह अभी भी उसे देख रही थी, फैंग चेन केवल असहाय होकर कह सका, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे और मिंग्याओ के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा। बेशक मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं होगा। आखिरकार प्यार मुफ्त है, लिली दयालु होना मानव स्वभाव है। इस बार भ्रमित होने की बारी लिन जुएयान की थी। कोई भेदभाव नहीं, मुफ्त प्यार। लिली कितनी अच्छी है। इस आदमी को लगा कि वह केवल मिंग्याओ से प्यार करती है। लेकिन ये ठीक है, अगर आप खुद भी कुछ करते हैं तो दूसरे पक्ष को इसका शक नहीं होगा। उसने सभी अमृत हटा दिए, केवल साधारण शराब का बर्तन छोड़ दिया। उसने 2 और शराब के गिलास निकाले और शराब के जार से शराब गिलासों में डाली। अचानक शराब की गंध आपकी नाक में प्रवेश करती है, जिससे आप नशे में आ जाते हैं। लिन जुएयान ने वाइन का गिलास फैंग चेन को सौंप दिया और कहा, ये वही वाइन है जो मिंग्याओ ने मुझे दी थी। उसने इसे खुद बनाया है। उसने कहा कि वह तुम्हें और मुझे इसका स्वाद चखने देगी। हाँ, फैंग चेनेदुन को इसमें दिलचस्पी थी। वह मिंग्याओ द्वारा बनाई गई शराब का स्वाद लेना चाहेंगे। ये सच है कि इस लड़की ने खुद को एक जार भी नहीं दिया। उसने शराब का गिलास उठाया और उसे चखने के लिए तैयार हो गया। लिन जुएयान ने घबराई हुई नज़र से बगल से देखा, लेकिन जैसे ही फैंग चेन ने इसे उठाया, अचानक कोई चिल्लाया, वरिष्ठ बहन लिन, क्या भाई फैंग यहाँ हैं? यह आवाज सुनकर फैंग चेन ने अपना शराब का गिलास नीचे रखा और कहा, ये वरिष्ठ भाई गंगू है। फिर वह खड़ा हुआ और हॉल से बाहर चला गया। जिस क्षण फैंग चेन ने शराब का गिलास नीचे रखा, लिन जुएयान गंगू को मारने के लिए तैयार था। लेकिन अंत में उसने अपनी हत्या की मंशा को दबा लिया। जल्दी मत करो, शराब पीने से पहले उस आदमी के जाने तक इंतजार करने में देर नहीं लगती। इसलिए वह और फैंग चेन एक साथ बाहर गए और स्टील टाइगर को अंदर आने देने के लिए गठन खोल दिया। जैसे ही गंगू अंदर आया और फैंग चेन को देखा, वह जोर से हंसा और बोला, मैंने सुना कि सीनियर सिस्टर लिन एक आदमी को अस्पताल लेकर आई थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से भाई फैंग था। ये वास्तव में सही था। वह मूल रूप से फैंग चेन और लिन जुएयान की प्रशंसा की प्रतीक्षा करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह लिन जुएयान के संपर्क में आया, उसे अचानक अपनी आत्मा से एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। ऐसा लगता है जैसे बर्फ और हिम के पीछे हो, बहुत ठंड है। उसी समय उसे नरक की गहराइयों से आती हुई हत्या की मंशा का भी एहसास हुआ। इससे वह रुक गया और उसका दिल थोड़ा कांप उठा। क्या हो रहा है? सीनियर सिस्टर लिन आमतौर पर दूसरों की तुलना में मेरे प्रति अधिक दयालु होती है। आज वह इतनी ठंडी क्यों है और फिर भी वह मुझे मारना चाहती है? उसने मन ही मन सोचा और फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मैं तुम्हें गलत समय पर आने की चुनौती देता हूँ। फैंग चेन को लिन जुएयान की ठंड महसूस नहीं हुई, क्योंकि ठंड विशेष रूप से गंगू पर लक्षित थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई गंगू सचमुच अद्भुत हैं, आप ये सब अनुमान कर सकते हैं। उफ, आधी कहानी खत्म। गैंगू ने अपना माथा थपथपाया। मैंने वहां अमृत की भट्टी भी परिष्कृत की थी, मैं इसके बारे में क्यों भूल गया? इतना कहकर वह दरवाजे की ओर चला गया। भाई फैंग, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। अमृत को परिष्कृत करने के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। इसमें शायद 7 या 8 दिन लगेंगे।
ऐसा कहकर वह फैंग चेन को बोलने का मौका दिए बिना भाग गया। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इस आदमी को क्या हो रहा है? वह थोड़ा अजीब है। जब लिन ज़ुएयान ने ये देखा तो उसका दिल दहल गया। क्या उसे पहले ही पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ है? लेकिन मैंने फैंग चेन को ये कहते सुना, इस आदमी को अमृत बनाना कब पता चला? ये सुनकर लिन ज़ुएयान ने राहत की सांस ली। मुझे लगता है कि सेवेंथ पीक हमेशा से ही अकेला रहा है, और जब वह उग जाता था तो कीमियागिरी करना सीख जाता था, उसने कहा। फैंग चेन ने धीरे से सिर हिलाया, शायद हमें अंदर जाना चाहिए, लिन ज़ुएयान ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और हॉल में वापस आ गया। लिन ज़ुएयान ने कुछ और प्रतिबंध जोड़ने के लिए अपने हाथों से एक मुहर बनाई और एक ध्वनि अवरोध भी जोड़ा। जब तक आप ग्रैंड मास्टर क्षेत्र में नहीं हैं, चाहे आप बाहर कितना भी चिल्लाएं, सब बेकार होगा। ये सब करने के बाद वह चेहरे पर गर्व का भाव लिए हॉल में लौट आई। चलो चखना जारी रखें, उसने कहा। अच्छा। फैंग चेन ने फिर से शराब का गिलास उठाया और उसे पीने के लिए तैयार हो गया। फैंग शियाओयू, तुम सचमुच यहाँ हो? लेकिन इस समय यार्ड के बाहर से एक जोरदार हंसी आए और फैंग चेन की वाइन चखने में बाधा उत्पन्न हुई। यह आवाज़ उसे बहुत परिचित लगती है, ये वान त्यानजी की है। ये सीनियर वान है। उसने अपना गिलास नीचे रखा और हॉल से बाहर चला गया। ये दृश्य देखकर लिन ज़ुएयान, जो हमेशा से ही ठंडी और मानसिक रूप से जमी हुई थी, लगभग क्रोध से भर गई और उसका दिल टूट गया। रुको, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन अंत में उसने अपना गुस्सा दबा लिया, अपना शराब का गिलास नीचे रख दिया और फैंग चेन के साथ फिर से हॉल से बाहर चली गई। गठन खोले और वान त्यानजी इसमें प्रवेश करता है। वह खिलखिलाकर हंसा, तुम जब आए थे तो कुछ नहीं बोले। तुम मेरी बात नहीं मानते। फैंग चेन ने कहा, मैं यहाँ अभी आया ही नहीं हूँ, मुझे अभी तक यहाँ आने का समय नहीं मिला है। वान त्यानजी कुछ बात करने वाला था, लेकिन उसने लिन ज़ुएयान को देखा, जिसके पूरे शरीर में ठंडक थी। लिन लड़की, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारे बिंग हान कौशल में बहुत सुधार हुआ है। हाँ। फैंग चेन ने लिन ज़ुएयान को देखा, लेकिन उसे ठंड का एहसास नहीं हुआ। वान त्यानजी को यह नहीं पता था कि लिन ज़ुएयान की ठंड सिर्फ उसी पर निर्देशित थी। उसने फैंग चेन से कहा, छोटे दोस्त फैंग, तुम मेरे घर चलकर बातचीत क्यों नहीं करोगे? मेरे पास वहाँ अच्छी शराब है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वान त्यानजी को अचानक भय का एहसास हुआ। उसने लिन ज़ुएयान को देखा और पाया कि उसके शरीर पर ठंडक इतनी तेज थी कि वह रूपांतरित हो सकती थी। अरे लड़की लिन, क्या तुम अपने बर्फीले रास्ते के तीसरे स्तर पर जागने वाली हो? वान त्यानजी ने संदेह से पूछा। फैंग चेन ने अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, वरिष्ठ वान, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी कुछ काम है। मैं इसे खत्म करने के बाद सीनियर के साथ ड्रिंक पीने जाऊंगा। वान त्यानजी ने इस पर जोर नहीं दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसने वहीं रुकना बंद कर दिया और सीधे चला गया। दोनों पुनः हॉल में लौट आए। लिन ज़ुएयान ने पूछा, क्या त्यानियू दिव्य संप्रदाय में आपके कोई अन्य मित्र हैं? फैंग चेन स्तब्ध रह गया, कुछ देर सोचा और अपना सिर हिलाया, अब और नहीं। जहां तक दोस्तों की बात है तो केवल एक ही है, गंगहू। जहां तक वान त्यानजी द्वारा उसे एक बार बचाने की बात है, तो दोनों पक्षों के बीच संबंध खराब नहीं है। वास्तव में इन दोनों के अलावा कोई और ऐसा नहीं है जिसे मित्र कहा जा सके। अच्छी बात है, लिन ज़ुएयान ने राहत की सांस ली, इसलिए अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। पीने के बारे में क्या? उसने सावधानी से पूछा। ठीक है, पी लो। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और शराब का गिलास उठा लिया। उसने धीरे से शराब का गिलास अपने मुंह के पास लाया। लिन ज़ुएयान ने घबराहट से देखा। ये केवल एक क्षण था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके दिन वर्षों के समान थे। फैंग चेन की गति धीमी हो गई, जिससे वह चिंतित हो गई। यह अकेलेपन का रास्ता है। फैंग चेन के अलावा अन्य मामलों में उसे कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन जब बात फैंग चेन से जुड़ी चीजों की आती है तो वह उन छोटी लड़कियों से अलग नहीं है जो प्यार में पड़ जाती हैं। हालांकि जितना अधिक वह इसके लिए उत्सुक रहती, उतनी ही अधिक चीजें सामने आती जो नहीं आनी चाहिए थी। ज़ुएयान, संरचना खोलो और मुझे छोटे दोस्त फैंग से मिलने दो। ये ध्वनि आकाश तक पहुंचती है, और इस ध्वनि ने वास्तव में फैंग चेन के पीने के क्रम को बाधित कर दिया। लिन ज़ुएयान काफी शांत दिख रहा था। आदत डाल लो। दोनों फिर से आंगन के बाहर चले गए। लिन ज़ुएयान ने फॉर्मेशन की शुरुआत की। टोंगटियन और यंग क्विंगजियांग एक साथ आए।
मैं 2 वरिष्ठों से मिला हूँ। फैंग चेन ने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा और शांत दिख रहा था। यंग किंगजियांग ने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा। वह लड़का जिसे उस समय भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता थी, अब वह व्यक्ति है जो तियान्यू दिव्य संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि ये तथ्य न होता कि उसके पास अभी भी अपने संप्रदाय के लिए पुरानी भावनाओं का अंश होता, तो उसके पास अपने गुरु के लिए भी महान भावनाएं होती। संपूर्ण तियान्यू दिव्य संप्रदाय उसके हाथों नष्ट हो जाएगा। टोंगटियन की अभिव्यक्ति भी जटिल थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त फैंग, क्या तुम बातचीत में रुचि रखते हो? लेकिन टोंगटियन के निमंत्रण के लिए फैंग चेन ने सीधे मना कर दिया। आमंत्रण के लिए धन्यवाद वरिष्ठ, लेकिन हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है ना? टोंगटियन निस्संदेह चाहता था कि वह कबीले में वापस लौट आए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी तियान्यू दिव्य संप्रदाय में वापस नहीं जाएगा। टोंगटियन ये देखकर असहाय हो गया। वह इसके लिए आया तो था, लेकिन फैंग चेन को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर उसे समझ में आ गया कि यह असंभव है। वह केवल विषय बदल सकता था और कहा, मैंने इस बार लौटने के बाद 7वें शिखर का पुनर्निर्माण करने और 7वें शिखर को फिर से चुनने का फैसला किया है। वान तियानजी भी 7वें शिखर को विकसित करने के लिए हमारे साथ वापस जाएगा। इसे 7वें शिखर के पूरा होने के रूप में भी माना जा सकता है। अकीको की अंतिम इच्छा। धन्यवाद वरिष्ठ। फैंग चेन ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा। पहले तो वह 7वें शिखर को पुनर्जीवित करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन वान तियानजी के साथ ये संभव हो सकता है कि 7वीं चोटी अपना गौरव पुनः प्राप्त कर ले। सही। फैंग चेन ने कुछ सोचा और पूछा, वरिष्ठ, क्या आप जानते हैं कि मेरे स्वामी घायल क्यों हुए? वह अपने शिक्षक की चोट को कभी नहीं भूल पाया, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे यह बताने से इनकार कर दिया। तियानयांगजी के बारे में बात करते हुए टोंगटियन एक पल के लिए चुप हो गए और कहा, मैंने उस समय उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। ये सुनकर फैंग चेन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन टोंगटियन ने उस समय को याद करते हुए कहा, उसने मुझे इशारा किया। फैंग चेन चौंक गया और उत्सुकता से पूछा, कैसा इशारा? टोंगटियन ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी तर्जनी उंगली आकाश की ओर उठाई। यही इशारा है, आसमान की ओर इशारा कर रहे हैं, ऊपर। फैंग चेन गहरी सोच में पड़ गया। यंग किंगजियांग ने कहा, शायद तियानयांगजी का मतलब है कि जो उत्तर आप चाहते हैं वह ऊपरी क्षेत्र में है, अधिक उन्नत क्षेत्र। फैंग चेन ने आकाश की ओर देखा। अब शाम हो चुकी थी और सूरज डूब चुका था, जिससे पूरा आसमान लाल हो गया था। दूरी पर डोमेन क्लिफ की धुंधली छाया भी दिखाई देती है, जो ऊपरी डोमेन है। उसने भारी स्वर में सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, गुरुजी, मैं ये करूंगा। टोंगटियन और यंग किंगजियांग ज्यादा देर तक नहीं रुके और जब रात होने लगी तो उन्होंने अलविदा कहा और चले गए। लिन जुयान असहाय था। आधे दिन तक फैंग चेन ने शायद शराब की एक बूंद भी नहीं पी थी। पहले ही बहुत देर हो चुकी है जुयान, मुझे जाना चाहिए। फैंग चेन ने कहा, अब जब चीजें सौंप दी गई हैं, तो उसे बेवान क्षेत्र जाना होगा। लिन जुयान मूल रूप से जाने से पहले पीना चाहती थी, लेकिन अंत में वह बोल नहीं सकी। शायद यही उसके और फैंग चेन के बीच का कारण और प्रभाव था, और उनका एक साथ होना नसीब में नहीं था। और उसका एकल प्रेम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता और एक तरफा प्रेम में परिवर्तित नहीं हो सकता। उसने इस भाग्य को स्वीकार कर लिया है और अब वह विरोध नहीं करती। हालांकि वह जानती थी कि बाद में उसे पछताना पड़ेगा, फिर भी वह बोल नहीं सकी। सही। फैंग चेन ने कुछ सोचा, सीधे हॉल में चला गया और वाइन ग्लास से वाइन सीधे अपने मुंह में डाल ली। हाँ, ये शराब काफी मीठी है, बुरी नहीं, बहुत अच्छी है। उसने शराब का बर्तन उठाया और अपने लिए कई गिलास भरे और सब पी गया। लिन जुयान, जो अभी भी बाहर खड़ा था, इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गया। पिया? क्या तुमने पिया? उसने फैंग चेन को इसे पीने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन विभिन्न कारणों से यह साकार नहीं हो सका। लेकिन जब वह हार मानने ही वाली थी, तो फैंग चेन ने सचमुच इस तरह शराब पी ली। फैंग चेन ने लिन जुयान को प्यारे अंदाज में बाहर खड़े देखा और आश्चर्यचकित हुआ, तुम बाहर खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि हम इसे एक साथ चखना चाहते हैं? तुम भी इसे आजमा सकते हो। अच्छा। लिन जुयान ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और धीरे धीरे हॉल की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही वह हॉल में दाखिल हुई, फैंग चेन को थोड़ा चक्कर आने लगा और उसके दिल में इच्छा की लहर दौड़ गई। क्या हो रहा है? क्या तुम इतने नशे में हो? फैंग चेन को आश्चर्य हुआ। उसकी साधना के वर्तमान स्तर को देखते हुए
उसे नशे में नहीं होना चाहिए। ये देखकर कि फैंग चेन को चक्कर आ रहा था और वह गिरने वाला था, लिन जुएयान जल्दी से उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ा। क्या आप ठीक हैं? उसने ग्लानि से पूछा। फैंग चेन ने अवचेतन रूप से लिन जुएयान को देखा। जब उसने उसका सुंदर चेहरा देखा तो उसके शरीर में इच्छा और प्रबल हो गई, यहाँ तक कि अविचल मन भी व्यर्थ है। मुझे, फैंग चेन लिन जुएयान को जाने देना चाहता था, लेकिन वह अभी भी बोल नहीं पा रहा था। फैंग चेन की उपस्थिति को देखकर लिन जुएयान ने साहस जुटाया और कहा, ये ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस आवाज में अब पहले जैसी ठंडी और तीखी आवाज नहीं थी, बस कोमलता और तनाव, और यह ध्वनि एक अभिशाप की तरह थी, और फैंग चेन अब अपने दिल में जानवर को रोक नहीं सकता था। उसने लिन जुएयान को अपनी बाहों में कसकर गले लगाया, उसकी चीखों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे उसे चूम लिया। लिन जुएयान को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। फैंग चेन का चुंबन इतना जोरदार था कि उसका नाजुक शरीर नर्म पड़ गया और वह उसकी बाहों में गिर गई। दोनों ने एक दूसरे को चूमते हुए पूरा एक कप चाय पी ली और पूरी तरह उसमें मग्न हो गए। लेकिन धीरे धीरे फैंग चेन यथास्थिति से असंतुष्ट होने लगा। उसके हाथ बेईमानी से लिन जुएयान के शरीर का पता लगाने लगे, संवेदनशील क्षेत्रों को छूते समय। लिन जुएयान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और एक सांस के साथ उसे कुछ होश आया। उसने तुरंत फैंग चेन को रोका और कहा, मत करो, मत करो। फैंग चेन रुक गया और खोजबीन बंद कर दी। लिन जुएयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसने धीरे से विनती की, यहाँ मत रहो, कमरे में जाओ। जानवर जैसे दिखने वाले फैंग चेन का खून तुरंत खौल उठा। उसने लिन जुएयान को उठाया और बेडरूम की ओर भागा। दो अद्वितीय प्रतिभाओं के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। ये लड़ाई 3 दिन और 3 रात तक चली। कभी रुकना नहीं चाहिए। लड़ाई बेहद भयंकर है। लिन जुएयान हमेशा नुकसान में रहा है और निष्क्रिय रूप से बचाव करता रहा है। फैंग चेन का हमला इतना भयंकर था कि वह उसका विरोध नहीं कर सकी। जब लिन जुएयान ने दया की भीख मांगी और हार मान ली, तो उसने फैंग चेन के अनुरोध पर शर्म से चिल्लाया, भाई, कृपया मेरी बहन को छोड़ दो। इसके बाद फैंग चेन संतुष्टि के साथ गहरी नींद में सो गया। एक दिन बाद फैंग चेन आंगन में बने तालाब से जाग उठा और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके ऊपर एक अतिरिक्त रजाई आ गई। जहां तक लिन जुएयान की बात है, वह गायब हो गई है। फैंग चेन धीरे धीरे जाग उठा, उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई और वह स्वच्छ हो गया, और फिर उसने अपने कपड़े पहन लिए। यार्ड, हॉल, कमरे, रसोई, बाथरूम और गलियारे में लड़ाई के निशानों को देखकर फैंग चेन ने एक कड़वी मुस्कान दी। ये पहली बार है जब वह इतना पागल हो गया है, और उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन जुएयान उसके साथ इतना पागल हो जाएगा। सौभाग्य से आंगन का निर्माण लिन जुएयान द्वारा 3 स्तरों पर अंदर और 3 स्तरों पर बाहर किया गया था, इसलिए ग्रैंडमास्टर क्षेत्र भी इस पर जासूसी नहीं कर सकता था। इन 3 दिनों के पागलपन और लिन जुएयान के आकर्षक शरीर के बारे में सोचकर फैंग चेन की इच्छा फिर से जागृत हो गई। वास्तव में वसंत शराब का औषधीय प्रभाव केवल आधे दिन का होता है। फैंग चेन बाकी लड़ाई के दौरान जागता रहा। ये पहली बार था जब उसने लड़ाई की मिठास का स्वाद चखा था, जिसके कारण वह हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई लड़ी। उन्होंने ये भी समझा कि मिंग्याओ इसमें शामिल होगी। उस लड़की को अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो उसे कड़ी सजा दूंगा। फैंग चेन ने दांत पीसते हुए कहा। जुएयान, फैंग चेन चिल्लाया, लेकिन लिन जुएयान ने कोई जवाब नहीं दिया। फैंग चेन की भौहों की स्थिति से उसकी आध्यात्मिक चेतना ने पता लगाया कि लिन जुएयान याद में नहीं था। मिंग्याओ की शराब भी गायब हो गई है। वह केवल पूरे प्रांगण में लड़ाई के सभी निशान मिटा सकता था, फिर संरचना खोल सकता था और बाहर जा सकता था। जैसे ही वे प्रांगण से बाहर निकले, एक महिला शिष्या जो लंबे समय से बाहर इंतजार कर रही थी, आगे आए और सम्मानपूर्वक बोली, श्रीमान, मास्टर टोंगटिन आपको आमंत्रित करते हैं। जिस तरह से आगे फैंग चेन ने मना नहीं किया। महिला शिष्या फैंग चेन को एक हॉल में ले गई, जहां टोंगटिन पहले से ही इंतजार कर रहा था। लेकिन यंग क्विंगजियांग यहाँ नहीं है। टोंगटिन मुस्कुराया और फैंग चेन से कहा, जुएयान की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है, वह पहले ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौट चुकी है। जब लिन जुएयान उसके पास आया तो उसने देखा कि याद में उनके साथ क्या हुआ था। इससे टोंगटिन बहुत खुश हुआ। मैंने शुरू में सोचा था कि अगर लिन जुएयान ने निर्दयी तरीके से काम किया तो फैंग चेन को कुछ भी हो पाना असंभव होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे दोनों 3 दिन और 3 रात तक लड़ते रहेंगे। अब जब फैंग चेन और लिन जुएयान विवाहित हैं
तो उसे बस लिन जुएयान को अगला संप्रदाय नेता बनाने के लिए आगे बढ़ाना है। तब फैंग चेन हमेशा तियान्यू दिव्य संप्रदाय के साथ जुड़ा रहेगा, एक अटूट संबंध। फैंग चेन दंग रह गया, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार ये पहली बार था कि उसे उससे दूर ले जाया गया था, और उसने 3 दिन और 3 रातों तक पूरे दिल से लड़ाई लड़ी थी। अपनी समझदारी वापस पाने के बाद खुद का सामना करना सचमुच कठिन है। टोंगटियन ने एक जेड पर्ची निकाली और कहा, ये वही जेड पर्ची है जो उसने आपके लिए छोड़ी थी। फैंग चेन ने जेड पर्ची ली और उसमें ध्वनि संचरण चालू कर दिया। अचानक लिन जुएयान की आवाज उसके कानों तक पहुंची। फैंग चेन, पिछली शिकायतों के बावजूद मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, और कृपया मुझे अलविदा कहे बिना जाने के लिए क्षमा करें। जब मैंने निर्दयी मार्ग पर चलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं इस जीवन में अकेला रह जाऊंगा, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तथाकथित निर्दयी तरीका कितना मूर्खतापूर्ण है। मुझे अपने मूल निर्णय पर पछतावा है, और मुझे अपनी शादी पर उस समय पछतावा हुआ जब तुम सबसे कठिन समय से गुजर रहे थे। तो ये निर्णय मैं ही ले सकता हूँ। मैं ये भी आशा करता हूँ कि मैं जो करूँगा उससे आपकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। यह मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा है। अगर अंत में आप मुझे अस्वीकार भी कर दे तो भी मैं इसे स्वीकार कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वह एक क्षण के लिए रुकी और फिर फुसफुसाकर बोली, बेशक ये बेहतर होगा यदि आप मुझे स्वीकार कर लें। आप जो चाहे मैं आपको बुला सकता हूँ। आप जो भी मुद्रा चाहे मैं करने को तैयार हूँ। आखिरी वाक्य सुनने के बाद फैंग चेन का खून खौल उठा। ये बात विशेष रूप से सच है जब पिछले 3 दिनों में लिन जुएयान के पागलपन के बारे में सोचा जाए। लेकिन टोंगटियन यहाँ था और उसने तुरंत अपनी उफनती भावनाओं को दबा दिया। जेड स्लिप्स को एक तरफ रखने के बाद उसने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा और कहा, धन्यवाद सीनियर। उस स्थिति में मुझे भी अलविदा कहना होगा। टोंगटियन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आगे बढ़ो और सुरक्षा पर ध्यान दो। फैंग चेन ने फिर से सलामी दी और चला गया। टोंगटियन ने भावुक होकर कहा, मैंने सोचा था कि मेरी शिष्या को इस जीवन में अकेले रहना ही था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बेटा उसके जीवन की दिशा बदल देगा। यह अच्छा या बुरा है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह हंसने लगे। वह इस परिणाम से बेहद संतुष्ट थे। एक आध्यात्मिक जहाज पूर्वी दिव्य क्षेत्र की ओर जा रहा है। इस जहाज पर केवल 2 लोग हैं, यंग किंगजियांग और लिन जुएयान। इस समय लिन जुएयान बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर दर्द का एहसास था। पिछले 3 दिनों की पागलपन भरी बातों को सोचकर उसका चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने सोचा था कि ऐसा दिन उसके जीवन में कभी नहीं आएगा, और उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला अनुभव इतना पागलपन भरा होगा। मिंग्याओ के बारे में उसने जो बातें पहले भी कही थी, उन्हें सोचकर उसने चाहा कि काश उसे अंदर घुसने का कोई रास्ता मिल जाता। मैं मिंग्याओ के बारे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। इस समय यंग किंगजियांग दवा लेकर आई। लिन जुएयान के थोड़े उभरे हुए पेट को देखकर वह मदद नहीं कर सकी और बोली, तुमने कितना सार अवशोषित किया है। लिन जुएयान का चेहरा अचानक लाल हो गया। यंग किंगजियांग ने दवा को एक तरफ रख दिया और खुद को दोषी ठहराने से नहीं रोक सकी। आप गंभीर हैं कि फैंग चेन दैवीय शक्ति के दायरे में है। क्या आप नहीं जानते कि उसके पास मजबूत लड़ाकू शक्ति है? लेकिन ये बहुत उल्लेखनीय बात है कि आप 3 दिनों तक टिके रहे। लेकिन अगर आप आधे महीने तक नहीं लेटते हैं तो बिस्तर से बाहर निकलने के बारे में भी मत सोचिए। लिन जुएयान इतनी शर्मिंदा थी कि उसने खुद को एक रजाई से ढक लिया और कहा, मास्टर यंग, कुछ और मत कहो। जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, यंग किंगजियांग ने कुछ उम्मीद के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि वह गर्भवती है या नहीं। आप और उसके पास बहुत ही अद्भुत प्रतिभाएं हैं। अगर कोई बच्चा होता है तो प्रतिभा अद्भुत हो सकती है। ओह, ऐसा मत कहो मास्टर फैंग। फैंग चेन के साथ बच्चा पैदा करने की संभावना के बारे में सोचकर लिन जुएयान और भी शर्मीली हो गई। ये पहली बार था जब यंग किंगजियांग ने आमतौर पर ठंडे स्वभाव वाले लिन जुएयान को इतना शर्मीला देखा था। वह थोड़ा मुस्कुराई। एक लड़की को ऐसा ही दिखना चाहिए। गंगू और वान तियानजी को अलविदा कहने के बाद फैंग चेन ने फिर से अपना रूप बदल लिया और चला गया। वह नहीं जानता था कि चांग योंगशेंग नगरपाल के भवन के बाहर उसे घूर रहा था और उसके जाने का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार फैंग चेन का रूप पिछली बार से अलग था और उसके कपड़े भी अलग थे। सिटी लॉर्ड का महल फिर से लोगों से भर गया था। फैंग चेन गेट से बाहर निकला, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अभी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
मास्टर, कई दिन हो गए, वह आदमी अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? क्यों ना हम पहले पीछे हट जाएं? गार्ड ने संकोच से पूछा। स्नैप, लेकिन बदले में उसे चांग योंगशेंग से एक थप्पड़ मिला। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह बाहर नहीं आएगा। इंतजार करते रहो, अगर वह बाहर नहीं आया तो मैं नहीं जाऊंगा। देखते हैं कौन किससे ज्यादा समय तक टिक पाता है। हाँ, गार्ड केवल असहाय होकर सहमत हो सका। वह नहीं जानता था कि भले ही वह जीवन भर इंतजार करे, फैंग चेन कभी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वह पहले से ही बेयुआन डोमेन की ओर जा रहा था। इस बार उसे बेयुआन डोमेन में जाने के लिए चट्टान से कूदना नहीं पड़ा, बल्कि वह उसी टेलीपोर्टेशन सरणी तक पहुंच गया जहां से वह पहले आया था। उसने लुओ युन एयर का टोकन निकाल लिया और आसानी से बेयुआन डोमेन में आ गया। पिछली बार के विपरीत इस बार लुतियान डोमेन में जाने वाले लोगों की संख्या स्पष्ट रूप से कम थी। आखिरकार युद्ध खत्म हो चुका था, इसलिए उन्हें ऊपरी क्षेत्र की ओर भागने की कोई जरूरत नहीं थी। फैंग चेन सीधे लुओ युन र के पास नहीं गया, बल्कि दूसरी दिशा में चला गया। वहां एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। छोटा पहाड़ी गांव उस समय से बहुत अलग नहीं था जब फैंग चेन वहां से गया था, लेकिन वहां आबादी और भी कम हो गई थी। गांव के विनाश के कारण ये स्थान एक भूतहा गांव बन गया है और आसपास के ग्रामीण यहां आने की हिम्मत नहीं करते। फैंग चेन शियाओयू और उसकी बेटी की कब्र पर आया, सबसे पहले खरपतवार को साफ किया और कुछ प्रसाद रखा। वह शियाओयू के पास बैठा और उसे पिछले कुछ महीनों के अपने अनुभवों के बारे में बताया। 3 दिन बाद फैंग चेन ने पहाड़ की चोटी से उगते सूरज को देखा और उसे पता चल गया कि अब जाने का समय हो गया है। वह खड़ा हुआ और शियाओयू और उसकी बेटी से कहा, चिंता मत करो, मैंने पुनर्जन्म के मार्ग में महारत हासिल कर ली है। एक दिन मैं तुम्हें फिर से पा लूंगा। मुझे विश्वास है कि तब तक मुझ में तुम्हारी रक्षा करने की एक निश्चित शक्ति होगी। वह हल्का सा मुस्कुराया और अलविदा कहा। जीवन अनिश्चितता से भरा है। इस बार मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा। ज्योग्सिंग तियानजोंग बेयुआन डोमेन के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में स्थित है। 2 शीर्ष संप्रदायों के रूप में उनके स्थान स्वाभाविक रूप से सबसे समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थान हैं। लेकिन तियानिक्सुए शेंगजोंग के विपरीत न तो संप्रदाय और न ही शहर इसके आसपास बसा है। इसके विपरीत 500 ली की परिधि में कोई भी नहीं रहता है तथा आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम है कि इसे शून्य कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है, लेकिन यह अफवाह है कि ज्योग्सिंग तियानजोंग आध्यात्मिक आंख में स्थित है, जो 500 ली त्रिज्या में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा पर कब्जा कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है और कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। फैंग चेन रास्ते में कई स्थानों से गुजरा। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि शहर और गांव दोनों ही अप्रत्याशित रूप से गरीब थे, और हर जगह, यहाँ तक कि कुछ बड़े शहरों में भी, लोग कम ही थे। इसके अलावा उन्होंने शक्तिशाली लोगों की लड़ाइयों और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान के भी कई निशान देखे। जब वह निकट पहुंचा तो उसके शरीर में पुनर्जन्म के मार्ग ने तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की। इसका मतलब है कि यहाँ कम से कम 10,000 लोग मारे गए हैं, और इस सब का कारण युद्ध है, विशेषकर दीर्घकालिक युद्ध तो और भी अधिक दुखदायी है। बेयुआन डोमेन की वर्तमान स्थिति यही है। रास्ते में उसे कुछ लोगों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसका रास्ता रोका, लेकिन उसने उन सभी को आसानी से हल कर दिया। दाओवादी क्षेत्र का साधना स्तर पहले से ही बेयुआन डोमेन में शीर्ष शक्ति है। आखिरकार इस डोमेन में केवल 2 ग्रैंड मास्टर हैं और वे पहले स्तर के हैं। 2 दिनों की यात्रा के बाद फैंग चेन आसानी से ज्योग्सिंग तियानजोंग के बाहरी इलाके में पहुंच गया। लेकिन वह सीधे ज्योग्सिंग तियानजोंग नहीं गया था, लेकिन पहाड़ के सामने से बहुत परिचित था। वह पहाड़ पर आधे रास्ते में रुक गया, आत्मा आकाश दानव नेत्र खोला और जल्दी से एक चट्टान पर ताला लगा दिया। चट्टान के सामने उतरते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और चट्टान का अगला हिस्सा अचानक मुड़ गया और एक गुफा प्रकट हो गई। फैंग चेन सीधे उसमें चला गया और सबसे गहरे हिस्से तक आ गया। ओह! गुफा से रोने जैसी आवाज आई। अंदर जाते हुए मैंने देखा कि एक 20 साल का आदमी गुफा की गहराई में बंधा हुआ पड़ा है। वह आदमी दिखने में सुंदर था और उसका शरीर ताबीजों से ढका हुआ था और वह कसकर बंधा हुआ था और हिल नहीं सकता था। उसके बगल में एक स्टोरेज रिंग भी थी। फैंग चेन को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। वह स्टोरेज रिंग के पास गया और उसमें से एक ध्वनि संचरण जेड पर्ची निकाली। जेड पर्ची को सक्रिय करते हुए लुओ युन की आवाज सुनाई दी। गुरु, ये व्यक्ति बाई ली है। वह संप्रदाय का मुख्य शिष्य है, एक राक्षस साधक है और ताओ के मार्ग के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है।
उसका मन दुष्ट है और उसे मारना पसंद है। युद्ध के दौरान उसने बिना किसी कारण के हजारों मनुष्यों का वध कर दिया। उसके आसपास कोई अन्य मित्र नहीं है जो उसकी जगह ले सके। ये सुनने के बाद फैंगचेन ने बाइली को ठंडी नजर से देखा। दूसरे पक्ष की याचना भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए उसने सीधे अपने सिर पर हाथ रखा और आत्मा खोज पद्धति का इस्तेमाल किया। क्योंकि वह कैद था, बाइली के संघर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और फैंगचेन ने आसानी से उसकी याददाश्त निकाल ली और उनकी मृत्यु भी आत्मा की खोज की पीड़ा में ही हुई। उसकी याददाश्त वापस पाने के बाद फैंगचेन ने घृणा से भरे चेहरे के साथ उसे एक तरफ फेंक दिया। जब इस व्यक्ति का सामना अपने से अधिक शक्तिशाली साधकों से हुआ तो वह उनका आदर करता था और उनकी चापलूसी करता था, लेकिन जब उसका सामना मनुष्यों से होता था तो वह उन्हें यातना देना और मारना पसंद करता था। जो लोग उसके हाथों में पड़ जाते थे उन्हें मूल रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता था, यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता था। ये कहा जा सकता है कि वह बेहद विकृत था। चाहे उसने कितनी भी बार हत्या की हो, फैंगचेन को लगता था कि वह भाग्यशाली था। हालांकि ये पहचान वास्तव में फैंगचेन के लिए खुद को छिपाने के लिए सबसे उपयुक्त है। उसने यूरो का मुखौटा पहना और अपना रूप धारण कर लिया, दूसरे के कपड़े पहन लिए और शव को जलाने और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसका हाथ थोड़ा रुक गया, एक पल के लिए हिचकिचाया और शरीर को भंडारण रिंग में फेंक दिया। किसी भी स्थिति में शव को वहीं छोड़ देना बेहतर है। गुफा में सभी निशान मिटाने के बाद उसने तत्काल भाला कहीं छोड़ दी और ज्यूक्सिंग त्यानजोंग की ओर भाग गया। ज्यूक्सिंग त्यानजोंग ज्यूक्सिंग शेनशान में स्थित है। हर रात आकाश में 9 तारे सीधे ज्यूक्सिंग शेनशान पर चमकेंगे और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करेंगे, इसलिए इसका नाम ऐसा रखा गया है। फैंगचेन ज्यूक्सिंग शेनशान के एक पर्वत पर आया जिसका नाम जित्यानिक्सिंग पर्वत था। इस पर्वत का तारा प्रकाश बैंगनी है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। रुकना। जित्यानिक्सिंग पर्वत के द्वार पर कई झोंग युआन शिष्य पहरा दे रहे थे और जब उन्होंने फैंगचेन को आते देखा तो उन्होंने तुरंत उसे रोक दिया। फैंगचेन ने भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझे पहचानते भी नहीं? एक शिष्य तुरंत आगे आया और आदरपूर्वक बोला, भाई बाई, ये सच नहीं है। तो फिर तुमने मुझे क्यों रोका? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, भाई बाई, आप नहीं जानते। उच्च अधिकारियों ने आदेश जारी किया है कि जो लोग 7 दिनों से अधिक समय के लिए संप्रदाय छोड़ते हैं उनकी पहचान की सख्ती से जांच की जानी चाहिए। हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। फिर से मार्शल लॉ। फैंगचेन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्यों? शिष्य ने असहाय होकर अपने हाथ फैलाए, हम ऊपर से समाचार कैसे जान सकते हैं? ये देखकर फैंगचेन को भी पता था कि वह इससे अधिक कुछ नहीं पूछ सकता, इसलिए उसने अपना पहचान पत्र निकाला। जब दूसरे पक्ष ने यह सुनिश्चित कर लिया कि कोई समस्या नहीं है तो उसने टोकन को दोनों हाथों से चौकोर करके प्रस्तुत किया। फैंगचेन ने ठंडी सांस ली और सीधे उसमें भाग गया। जब तक फैंगचेन वहां से चला नहीं गया, शिष्य के चेहरे पर सम्मान तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह घृणा प्रकट हुई। अरे, इतने दिनों से बाहर रहने के बाद वह जरूर कहीं मनुष्यों का वध करने चला गया होगा। कितना विकृत आदमी है। यद्यपि अधिकांश साधक नश्वर प्राणियों को चींटियों के समान मानते हैं, किंतु सामान्य साधकों का वध करना उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा करना उनके सद्गुण के लिए हानिकारक है। एक अन्य शिष्य आगे बढ़ा और पूछा, क्या यह हत्या प्रेमी वरिष्ठ भाई बाइली है? पहले शिष्य ने सिर हिलाया, हाँ, अगली बार उससे दूर रहना। वह ऐसा व्यक्ति है जो केवल कमजोरों को धमकाता है और ताकतवरों से डरता है। अगर तुम उसके बहुत करीब आओगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। ये सुनकर शिष्य भयभीत हो गया और बार बार सिर हिलाने लगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि फैंगचेन ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। वह इससे बहुत संतुष्ट था। आखिरकार इससे पता चलता था कि उसकी पहचान पर उसे संदेह नहीं था। कुछ ही देर चलने के बाद उसके सामने एक परिचित आकृति दिखाई दी। वह लुओ युन ए था। उसके पास 4 अन्य शिष्याएं भी थीं, जो सभी बहुत सुंदर थीं, लेकिन उन्होंने फैंगचेन को घृणा से देखा। संप्रदाय के भीतर बाइली की प्रतिष्ठा पहले से ही बहुत खराब थी और चूंकि वह शैतान के मार्ग पर चल रहा था, इसलिए भविष्य में उसकी उपलब्धियां औसत दर्जे की ही होनी तय थी। फैंगचेन ने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन लुओ युन एर के पास आया और चापलूसी भरी नजर से सलाम किया, मैंने संत को देखा है। लुओ युन एर ने उसकी ओर ठंडी नजर से देखा और हल्की से कहा, चलो चलें। हाँ। फैंगचेन ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और लुओ युन के पीछे संप्रदाय की ओर चल पड़ा।
रास्ते में लुओ युन एर ने शांति से कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि मास्टर ने आपको महत्व दिया है। इस मामले में आप हाल ही में आज्ञाकारी रूप से मेरा अनुसरण कर रहे हैं ताकि कार्रवाई की प्रतीक्षा करते समय आप सूप का एक घूंट ले सकें। लुओ युन एर ने स्वाभाविक रूप से यह बात न केवल फैंग चेन से कही बल्कि 4 महिला शिष्यों से भी कही। फैंग चेन को उसके साथ रहने का एक उचित कारण दीजिए। हे, संत के साथ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आग और पानी से भी गुजर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। फैंग चेन बहुत नीचे झुका, मानो वह किसी कुत्ते को चाट रहा हो, जिससे चारों महिला शिष्यों को घृणा हुई। फैंग चेन भी असहाय था। वह इतना घिनौना नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये बाइली का चरित्र था। यदि गुलाम सील ने लुओ युन एर के विचारों को नहीं भांप लिया होता तो उसे संदेह होता कि यह वह व्यक्ति है जिसे उसने अपनी घृणा के कारण चुना था। अरे, क्या ये कोई संत नहीं है? जैसे ही वे रास्ते में थे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तभी कई लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें उत्तेजक नजरों से देखने लगे। फैंग चेन ने देखा, दूसरी तरफ भी 5 लोग थे और जो व्यक्ति बोल रहा था वह एक महिला थी। इस लड़की का फिगर हॉट है, भारी मेकअप है और बाल लाल हैं। लुओ युन एर को उत्तेजक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं कर रहे थे। ये दृश्य देखकर वह धीरे धीरे सबके पीछे चला गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे फंसाया जाए। और उसके इस कदम से लुओ युन एर का अनुसरण करने वाली 4 महिला शिष्याएं और भी अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। निश्चित रूप से, जैसा कि अफवाह है, कमजोर को धमकाओ और ताकतवर से डरो। लुओ युन एर ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, दूसरे पक्ष की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठ बहन ज़ुओ हुआन, क्या बात है? क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यूशू सम्मेलन में संत का प्रदर्शन आश्चर्यजनक था, विशेष रूप से फैंग चेन की रक्षा के लिए उनका खड़ा होना, जिसने पूरे उत्तरी युआन क्षेत्र को चौंका दिया। फैंग चेन ने क्यूशू सम्मेलन में पहला स्थान जीतने के बाद लुओ युन की पिछली हरकतें मूर्खतापूर्ण से चतुराईपूर्ण में बदल गईं। चाहे वो संप्रदाय में हो या बेयुआन क्षेत्र में, उसकी स्थिति लोटियन क्षेत्र में झाओ शिमाई जैसी ही है। यहाँ तक कि पवित्र सूर्य के 7वें महल में भी कई प्रशंसक हैं। लेकिन जितना अधिक ऐसा होता गया, ज़ुओ हुआन उतना ही अधिक क्रोधित होता गया। गुप्त लोक से चुराए गए रास्ता पूछने वाले 2 अमर पत्थर उसके ही थे, लेकिन लुओ युन की वजह से रास्ता पूछने वाला परी पत्थर चोरी हो गया था, इसलिए उसके पास कोई नहीं था। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि लुओ युन को न केवल कोई सजा नहीं मिली, बल्कि उसे रास्ता पूछने के लिए 2 परी पत्थर भी मिले। ऐसे व्यवहार पर वह क्रोधित क्यों न होगी? जिस बात से उसे सबसे अधिक घृणा हुई वह ये थी कि लुओ युन ने जिउझोउ सम्मेलन की इस यात्रा से बहुत कुछ हासिल किया और यहाँ तक कि वह फैंग चेन की महिला भी बन गई, जिससे वह और भी अधिक ईर्ष्यालु और क्रोधित हो गई। इसलिए जब भी वह लुओ युन को देखती तो उसे बेहद असहज महसूस होता अगर वह आगे बढ़कर उसे उकसाए नहीं। लुओ युन एर को लंबे समय से इसकी आदत थी और उसने शांति से कहा, अगर कुछ और नहीं है वरिष्ठ बहन ज़ुओ, तो कृपया रास्ता न रोकें। ऐसा कहने के बाद वह फैंग चेन और अन्य लोगों को लेकर सीधे ज़ुओ हुआन और अन्य लोगों के पास से चली गई। हालांकि ज़ुओ हुआन लुओ युन को मारना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई कारण नहीं था और वह केवल घृणा के साथ उन्हें गुजरते हुए देख सकती थी। लेकिन जब उसने फैंग चेन को बाइली का रूप धारण करते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। बाइली कमजोरों को धमकाने और ताकतवरों से डरने के लिए जानी जाती है। दूसरी पार्टी जो अब लुओ युन का पीछा कर रही है वह स्पष्ट रूप से उसका आदमी है। तो क्या बाइली को अपमानित करना लुओ युन को अपमानित करने के समान नहीं है? ये सोचकर जब बाइली उससे छिपने ही वाला था तो उसने हाथ उठाकर उसे थप्पड़ मार दिया। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी और चकमा दे दिया। वह ये थप्पड़ व्यर्थ नहीं जाने वाला था। ज़ुओ हुआन को उम्मीद नहीं थी कि वह चूक जाएगी और वह लड़खड़ा गई और लगभग जमीन पर गिर गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छिपने की? वह फैंग चेन को घूरने लगी और बहुत अपमानित महसूस करने लगी। फैंग चेन की भौहें अभी भी तनी हुई थीं। यदि वह बाइली होती तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं छिपती, लेकिन वह असली बाइली नहीं है। वह हंसा और बोला, वरिष्ठ बहन ज़ुओ, अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मैं छिप क्यों नहीं सकता? और अब मैं जब चाहूं आपको नहीं मार सकता। मैं अब संत का आदमी हूं। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि की झलक थी। यही बाइली का चरित्र भी था, अपनी शक्ति का फायदा उठाकर दूसरों को धमकाना। निश्चित रूप से ज़ुओ हुआन को कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह अधिक से अधिक क्रोधित हो गया। बाइली, तुम बहुत बहादुर हो। ज़ुओ हुआन,
अपनी किस्मत को मत आजमाओ। लुओ युन फैंग चेन के सामने खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, मैंने तुम्हें बार बार बर्दाश्त किया है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं सचमुच तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता? ज़ुओ हुआन को थोड़ा डर लगा जब उसने लुओ युन का ठंडा चेहरा देखा। लुओ युन ने पहले भी कई बार उसके उकसावे को नजरअंदाज किया था, जिससे वह और भी आक्रामक हो गई थी। ये पहली बार था जब उसने लुओ युन को इतना शत्रुतापूर्ण देखा था। चल दर लुओ युन एर इतना आलसी था कि उसने ज़ुओ हुआन पर ध्यान देना जारी नहीं रखा और फैंग चेन और अन्य लोगों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद ही ज़ुओ हुआन को होश आया। वह उस दिशा की ओर क्रूरता से घूरती रही जिधर लुओ युन एर और फैंग चेन गए थे। अपने दांत पीसते हुए बोली, लुओ युन एर, बाय ली, यह मामला ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा। लुओ युन फैंग चेन को अपने महल में ले आई। ये बिल्कुल भी महल जैसा नहीं लगता। पूरा महल पहाड़ में गुफा की तरह धंसा हुआ लगता है, लेकिन साधारण गुफाएं कभी इतनी शानदार और भव्य नहीं होती। हॉल में प्रवेश करते हुए फैंग चेन ने पाया कि लुओ युन के साथ काफी लोग थे, लेकिन वे सभी महिलाएं थीं। कुछ महिलाओं को छोड़कर जिन्होंने स्वयं साधना की है, बाकी सभी साधारण महिलाएं हैं। जब उन्होंने लुओ युन को देखा तो वे सभी घुटनों के बल झुक गए और अपना पूरा सम्मान दिखाने के लिए झुक गए। आंतरिक हॉल में पहुंचकर लुओ युन ने अन्य 4 लोगों से कहा, आप सभी चले जाएं, बायली यही रहेगी। हाँ, स्वाभाविक रूप से चारों महिला शिष्यों ने आपत्ति करने का साहस नहीं किया और वे सभी वापस चली गईं। उनके जाने के बाद वे दोनों ही आंतरिक हॉल में बचे थे। लुओ युन ने संरचना खोली और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और उसे नहीं देख सकता, वह फैंग चेन के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मेरे स्वामी को अपमानित किया गया है। यह मेरी गलती है, मैं कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार हूँ। फैंग चेन अपनी सामान्य उदासीनता में लौट आया, मुख्य सीट पर बैठ गया जो केवल लुओ युन के लिए थी, और कहा, उठो और हमें अपनी योजना के बारे में बताओ। मास्टर, उससे पहले मुझे कुछ और बताना है, लुओ युन ने कहा। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और कहा, आगे बढ़ो। पिछले जिउझोउ सम्मेलन में मैंने खड़े होकर संप्रदाय के नेता का संदेह जगा दिया था। उस समय मेरे पास मालिक को ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि क्या हुआ था। बेशक मैंने उन्हें गुलाम सील के बारे में नहीं बताया, ये सिर्फ मालिक को ये सोचने के लिए था कि मेरे मन में मालिक के लिए भावनाएं हैं, इसलिए वह उस समय उठ खड़ा हुआ। उसके बाद मास्टर ने जिउझोउ में पहला स्थान जीता। वह बहुत खुश था। उसने मुझे मास्टर को मिलने के लिए आमंत्रित करने का अवसर दिया और आपको अवसर खोजने के लिए पीछे के पहाड़ में निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का वादा किया। मैंने उस समय मना नहीं किया और सीधे सहमत हो गया। फैंग चेन ने लुओ युन एर की ओर देखा जो सिर झुकाए बोल रही थी और पूछा, तो क्या आपको लगता है कि मुझे उससे मिलना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लुओ युन एर ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। क्यों? गुरु की तुलना में गुरु को गुरु के रहस्य और जादुई हथियारों में अधिक रुचि होती है। एक टुकड़ा